बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हुना अली। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। ये फैसला उन्होंने कल अदम एतमाद की वोट हासिल करने के बाद किया। सवाल अब ये पैदा हो गया है कि क्या वफाकी हुकूमत के पास कोई दीगर ऑप्शन मौजूद है, हिकमत अमली क्या होगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, पंजाब असम्बली तहलील करने के समरी जो है वो उस पर दस्तखत कर दिए हैं वज़ीर आला पंजाब ने। अब पंजाब की सियासत में आप क्या देख रहे हैं, और इसके बाद क्या हुकूमत के पास इसको टैकल करने के, वफाकी हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली मौजूद है? देखिए, ये इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पलट के भरपूर वार किए, भरपूर वार। और ये वो वार है जिसके बारे में मेरा ख्याल है काफ़ी अरसा पहले जो ये मौजूदा अरेंजमेंट है, शहबाज शरीफ साहब से भी रब्ता रहा इस दौरान, पीपल्स पार्टी के क़यादत से भी रब्ता रहा, सब लोगों से बात होती रही, इमरान खान साहब से भी रब्ता रहा। और उस वक्त जब ये तहरीक अदम एतमाद के बाद ये सेटअप गया, इमरान खान साहब की हुकूमत गई, तो उसके बाद मुल्क में हालात संभले नहीं। और ये जो अरेंजमेंट बना, ये एक गैर फितरी अरेंजमेंट, बिल्कुल गैर फितरी, जो कि किसी भी, यानी कल अब ये देखें ना कि कल जब शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए वापस, पूरा वफ्द जेनीवा से आया और कुछ भी नहीं मिला वहाँ से ये बात हुई कि जी 10 अरब और ठीक है, मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगा सब। लेकिन ये कि वैसे तो नहीं हुआ, वो कर्जा था। उस वक्त ये हुआ कि उससे पहले हमें यहाँ पे इतला ये दी गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 11 बजे, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं बैठ रहे। और फिर हमारे यहाँ पे GNN से जाहिर है कि तमाम तैयारियां हो गई कि हम जाके कवर करेंगे। हमारा जो हमारे रिपोर्टर्स, हमारे जो ब्यूरो के सारे कैमरामैन और सारे, तो इतला आई कि जी 11 बजे बिलावल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और फिर ये इतला आई कि वो मुलतवी कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और फिर उसमें यह हुआ कि जी शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन गया है बिलावल साहब को, उसमें उन्होंने दरख्वास्त की है बिलावल साहब से आप ना करें। और पीपल्स पार्टी की तरफ से फिर ये बात की गई बिलावल साहब की तरफ से कि जी यहाँ पर ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें बाकियों का तो मतलब सारी मुस्लिम लीग नून बैठ जाती है और बाकी इत्तेहादियों को बिठाया नहीं जाता। और मरीम औरंगजेब साहबा आपको कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र नहीं आई होंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कंडक्शन हो रही थी, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाया जा रहा था, तो वो जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वो उसको कंडक्ट कर रही थी। अब इशू ये सारा कि ये अगर इस तरह के अख्तलाफात पैदा हो गए हैं और हुए हैं, और वो फिर इंट्रा मुस्लिम लीग नून भी ये शुरू से मामला रहा कि जी हमने क्या इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन में नहीं जाना। नवाज शरीफ साहब चाहते थे जाएं, फिर नहीं जाएं, फिर रहें, फिर नहीं, एक कन्फ्यूजन खड़ा रहा उस तरफ भी। इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर भी एक ये हमेशा एक कन्फ्यूजन रहा उनको। मैं कन्फ्यूजन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि क्या वाकई के इतने लोग मेरे साथ हैं, हकीकतन हैं, क्योंकि जब ये असेंबली टूटी तो लोग नहीं आए थे बाहर। मतलब इमरान खान साहब के यहाँ पे उस रात को यहाँ पर एक बड़ी टेंस रात थी वो जो रात थी जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत गई। लेकिन मैंने आपसे ना कि वो इमरान खान साहब को खुद भी नहीं था कि शायद दुनिया भर में लोग निकलेंगे, और निकले लोग, खुद निकले। और लोग, मतलब ऐसा हुआ कि लोगों ने इमरान खान साहब को निकाला हुआ है कि आप निकलें जी, हम आपके साथ हैं। और इमरान खान साहब ने उसके बाद जो है ना, वो इमरान खान साहब ने एक जलसा, वो दिन और आज का दिन इमरान खान साहब बैठे नहीं, ठीक है। बीच में उनके ऊपर गोलियां भी चली, फायरिंग भी हुई और प्रॉपर गोलियां चली। ये बात जो कही जाती है, मैं मतलब हमारे कोलीग्स हैं और जाहिर है कि मैं उनके लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर प्रॉपर फायरिंग हुई, प्रॉपर। और ये बात मैं आज इस नशिस्त में आपको ये क्लिप संभाल के रखिएगा कि इसके पीछे जो किरदार थे वो एक दिन सामने आएंगे। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये कैसे फायरिंग हुई थी, क्या मकसद था उसका, तस्दीक भी की गई, सब कुछ किया गया। लेकिन
दो बातें होंगी इंशाल्लाह, अरशद शरीफ शहीद और इमरान खान साहब पे फायरिंग कैसे हुई, वो चलते गए। ये जो सेटअप बना सारा, इसमें नवाज शरीफ साहब नहीं थे ऑन बोर्ड, ठीक है। जरदारी साहब ने कहा, क्योंकि वो स्टेक था सिंध में, उन्होंने कहा जी आप शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आ जाएं, ये बना ले, वो जैसे तैसे हुआ सारा, वो बात नहीं बनी। इमरान खान साहब ने इनको न, ये खुद बैठे और वही वाली बात कि अभी भी नैब के वो केसेस पड़े हुए हैं और वो सारा मामला वो उधर, मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब को भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही हैं जी, 82-83 रुकन काबीना के, और वो पूरा पॉलिटिकल कैपिटल क्या वो सारा का सारा ही, जिसे कहते हैं ना कि सब, यानी ये जो हुआ है कल रात को पंजाब असेंबली में, यानी आप ये देखें कि एक एमपीए नहीं तोड़ सके, यानी वो एक नंबर नहीं पूरा हो सका। आखिर में मतलब ऐलान कर दिया, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला, जियो फेंसिंग हो रही है, ये हो रहा है, मतलब कोई बंदा नहीं तोड़ सके। शुजात साहब के पास कोई बंदे नहीं निकले, काफ के कुछ भी नहीं था। मतलब ये क्या था? जरदारी साहब आके बैठे रहे, वो जरदारी साहब साबिक सदर हैं पाकिस्तान के, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला, पूरी हुकूमत पूरी यानी रियासती अदारों की भी मुकम्मल हमायत इस हुकूमत को, सेटअप को, इस अरेंजमेंट को। लेकिन उसके बावजूद जो है, देखें आप, अवाम का जो एक तासुर, इमरान खान साहब के दौर में दबा के करप्शन हुई, लोगों ने की। सवाल यह है कि क्या इमरान खान ने की? ये सवाल ही पैदा होता है ना। मतलब उनके, मतलब पंजाब के अंदर लूट मार पड़ी, मरकज में लोगों ने पैसा खाया, अब बहुत कुछ। इमरान खान ने की क्या? इमरान खान ने, मतलब जितना लोग इमरान खान को जाते हैं, इमरान खान ने क्या किया, मुझे ये पैसे दे के खा रहा है इमरान, ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने गड़बड़ चीजें आगे पीछे सारी, लेकिन ये कि उसका फिर वो टेप्स लीक्स हुई, फिर वो तोशा खाना बन गया, फिर वो नायली बन गई, किसी पे कोई इमरान खान के वोट बैंक का असर हुआ? वो बढ़ता चला गया। उसकी वजह यह कि जो सामने शख्सियत बैठी थी, उनके बारे में ये लोगों में तासुर कायम हो गया कि ये तो इसलिए आए हैं कि इन्होंने तो काम नहीं करना, बल्कि ये तो केसेस माफ करवा रहे हैं, और धड़ाधड़ केसेस माफ होने शुरू हो गए, बिल पास हो गया, ये हो गया, वो नैब के। तो उसके नतीजे में इमरान खान साहब ने उनको, वो जो बात कर रहे थे उसमें जान पड़ती गई, ये तो इसीलिए आए। और मैं नहीं कहता था ये सारे मिल जाएंगे, वो सारे, अच्छा मतलब देखिए गैर फितरी इत्तेहाद है ना, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ANP, मौलाना साहब, गैर फितरी, MQM, मतलब MQM उधर पीपल्स पार्टी से लड़ रही है, नहीं लड़ रही, क्या उसमें बात करेंगे भी, वो जो उनका इत्तेहाद हुआ है मुख्तलिफ धड़ों का, जो बड़ा खुश आइन कदम है, लेकिन इसके ये क्या चलेगा आगे, नहीं चलेगा, उस पर बात हो सकती है। तो वो अब मसला ये है कि अब वो उन्होंने तोड़ दिया, यानी साइन हो गए, ठीक है। अब साइन हो गए, अब जो है वो उससे पहले ही ये खबर आ रही थी कि जी नवाज शरीफ साहब नाराज हैं, बड़ा शदीद नाराज हैं इस बात पे, क्योंकि ये देखें, ये मेन लीडरशिप है। यहाँ पे साद रफीक साहब हैं, यहाँ पे एहसन इकबाल साहब, यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब, यहाँ उनके साहबजादे हमजा शहबाज साहब, यानी ये तख्त पंजाब है, पंजाब ही तो है, मुझे पता है, और मुस्लिम लीग नून का वही सारा का सारा। और वहां पर आप किसी को, वो जो फिर आ रहा है वो घुस के मारे वाला जो जुमला किसी और अंदाज में हम इस्तेमाल करते रहे हैं पड़ोसियों के हवाले से, लेकिन वो पंजाब में जाके उनको मतलब है कि बिल्कुल ये तो अजीब सी बात हो गई। तो मसला ये है कि ये मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को, शायद इमरान खान साहब ने ये बेहतर, अब मैं अपने उस तज़िये पे शायद अगर मैं दोबारा गौर करूं तो, और ज़ाहिर आदमी नजर सानी करता है, उसकी राय हमेशा गलत भी हो सकती है, दुरुस्त भी हो सकती है। मेरा उस वक्त ख्याल ये था कि इमरान खान साहब को इलेक्शंस में चले जाना चाहिए। अब मेरा ख्याल है, लेकिन मुल्क का नुकसान हो गया इस दौरान, तो अब मेरा ख्याल है कि शायद, और इनको मेरा मशवरा था कि आप इलेक्शन में चले जाएं। इन्होंने कहा नहीं हम हुकूमत करेंगे, 2 साल करेंगे, 4 साल करेंगे, 5 पता नहीं कितने साल करेंगे। मैंने इनसे उससे जो बात हुई तो मैंने, लेकिन इमरान खान साहब ने उसका एक सियासी फायदा भरपूर उठाया कि इमरान खान साहब ने हर बात पे ये कहा कि मेरे दौर में क्या था, इनके दौर में क्या हो रहा है। अभी कोविड नहीं आया हुआ था, इनको बहुत बेहतर चीजें मिली हैं, ये इनको बहुत बेहतर चीजें मिली हैं। ये IMF के फैसले में अटक गए, करें ना करें, आगे करें पीछे करें, क्या करें। और मिफ्ता इस्माइल जैसे भी थे, उन पर भी तनकीद हुई, मगर वो एक होता है ना कि वो अंदर खाने जंगी की फिजा। तो बहरहाल उस चक्कर में अब नवाज शरीफ साहब ने गालिबन फैसला किया है कि मुशावरत की है कि आपने इलेक्शन में जाना है, नहीं जाना। भाई मुझे बताओ, ये पंजाब के अंदर, अब आप देखें जरा, पंजाब के अंदर वो मतलब मरीम नवाज साहबा को मेरा ख्याल है आ जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब शायद ना आए अभी फौरी तौर पे, लेकिन इसको संभालें, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर बेस आपकी खराब होगी ना, तो अब जहां बैठे, ये मेरा जुमले पे मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सब ध्यान दें। अगर आपकी बेस खराब होगी
तो जहां आप बैठे हैं वहां पर आपकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक। अगर आपकी बेस स्ट्रांग होगी ना तो वो जहां पर आप बैठे हैं वहां पर भी जो कुव्वतें हैं वो कहेंगे यार एक मिनट ठहर जाओ, उसकी तो बहुत सपोर्ट है यार पीछे। ठीक है, वरना श्रीलंका के सदर को भी जो है वो थाईलैंड से कहा जाएगा कि वापस जाओ भाई अपने मुल्क, हंगामे शुरू हो गए तुम्हारे मुल्क में, यहां से निकलो, थाईलैंड में मसला ना खड़ा हो जाए। तो बात ये सारी, तो पीछे आपकी अगर आपका स्ट्रांग है आपकी बेस। इमरान खान ने क्या किया कि वो यहां बैठे रहे, अनलाइक एनी अदर, कि वो मुल्क से चले जाएं, वो जेल में डालें जेल में डाल दो, पकड़ना पकड़ो, वो बैठे रहे और वो रोज लोगों से बात करते रहे। हुक्मरान नजर ही नहीं आ रहे, हुकूमत नजर ही नहीं आ रही है। तो इमरान खान का सुबह एक ट्वीट हो गया, रात तक उस ट्वीट के ऊपर पूरा मुल्क घूम रहा है, वो नजर ही नहीं आई। और वो पॉलिटिकल कैपिटल, वो बड़ा अच्छा पॉलिटिकल कैपिटल इनके पास आ गया था। वो होता है ना कि हम हुकूमत में आ जाएं, फौरन का फौरन आ जाएं, कॉम्प्रोमाइज करके इधर उधर इशारा हो गया, ये हो गया, इस्टेब्लिशमेंट आता है उनके, ये हो गया, इमरान खान को रेड लाइन लग गई, हम ही हम है, हमारे बगैर कौन होता, ठुस करके इमरान खान ने गिरा दिया। और ये बड़ी हजीमत हुई है रात को। तो मैंने कहा ना एक छक्का, मैं कहता था छक्का चौका लगा के निकल जाएं, वो छक्का चौका भी नहीं हुआ ना। वो छक्का चौका तो ये जेनीवा से पहले हो जाता, देखिए ना, या जेनीवा से कोई ले आते, वो भी वो वजीफा हो गया कि वो भी कर सकते कुछ। बहरहाल अब देखते हैं कि ये मरकज में क्या होता है। कराची जो है, कराची सिंध में और मुल्क के लेवल पे जाहिर है कि एमक्यूएम पाकिस्तान है, उसमें जो है वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और अच्छा, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले से मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी मेरे क्लास फेलो हैं। अच्छा, क्लास फेलो भी नहीं, मेरे ग्रुप जो हमारा क्लिनिकल ग्रुप था मेडिकल कॉलेज में, उसमें हमारे साथ मेरे साथ थे। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी, एक ही कॉलेज, एक ही ग्रुप, एक ही, तो लेकिन मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस वक्त से हम जानते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट पॉलिटिक्स उठी और एपीएमएसओ और सारा कराची की सियासत। मेरा अपना जाती ख्याल ही, 3-4 साल सीनियर हमसे इमरान फारूक, अच्छा। और इमरान फारूक साहब से फिर 1 साल जूनियर थे, ये मेरे ख्याल से क्लास फेलोज थे डॉक्टर फारूक सत्तार भी, मतलब एक ही कॉलेज में इस तरह। एनीवे, तो मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि मेरा अपना ख्याल ये है कि जमा तो सारे हुए, आफाक अहमद साहब इसमें नहीं थे। अच्छा, आमिर खान थे, आफाक अहमद साहब नहीं थे, आमिर खान तो पहले आ चुके हैं। इलेक्शन हो रहा है 15 को बल्दियाती, और बल्दियाती इलेक्शंस के ऊपर जो अब एमकेएम सारे इकट्ठे हो गए हैं, कैसे हुए हैं, क्या हुए हैं, ज़ाहिर है दिलों में बातें, दोस्त भी रहे हैं, इनको साथ भी देखा है मैंने, अनीस कायम खानी और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और सारे, और पीपल्स पार्टी के लोग भी एक वक्त में, ज़ाहिर है कि वो फिर उसके बाद मुस्लिम नून के साथ भी रही है, एमकेएम की हिस्ट्री पूरी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तो इस फैसले को पहले हो जाना चाहिए था। अगर ये फैसला पहले होता तो शायद फिर ये बल्दियाती इलेक्शंस में जाते और लड़ते। अब ये है कि जो पीएसपी अभी खत्म हो गई है, ये पता नहीं है पीएसपी, लेकिन जाहिर है इलेक्शन कमीशन में तो कहीं है, तो शायद उसको तहलील किया है, नहीं किया क्या। लेकिन बहरहाल जो मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब हैं, अब मसला ये कि उन्होंने पीएसपी के पेपर जमा करवाए हुए अपने निशान पे, एमकेएम ने अपने निशान पे जमा करवाए हुए हैं। तो अब वो इलेक्शंस 15 को अदालत ने कह दिए करवाएं जी। वो आज फिर एमकेएम ने जो पोस्टपोन करने की बात थी वो अपील मुस्तैद, तो 15 को करवाएं इलेक्शन। एमकेएम उसको नहीं मान रही, हदबंदियों को, और कह रही है कि बाकी ये फैसला अगर पहले हो जाता तो ये एमकेएम, फिर सारी एमकेएम मुत्तहिद होकर तमाम एक प्लेटफॉर्म से लड़ते इलेक्शन। अब ये एक से लड़ नहीं सकते, तो कोई और इसके वाला रास्ता नहीं है कि उसको बाइकआउट करें। तो बाइकआउट करें, इसीलिए वो कह रहे हैं ना 2 दिन, एक आध दिन हमने दिया और उसके बाद हम शारा फैसल पे एहतजाज करेंगे परसों। ठीक है, क्योंकि उस में ये है कि ये कोई डिवीजन हो गई ना ग्रुप्स की। अच्छा, अब सवाल लेकिन फिर यही है कि यहां पर जो ये सारा जो इत्तेहाद हुआ है, ये पीटीआई कह रही है हमारे अगेंस्ट हुआ है, और आपको क्या लगता है? जमात इस्लामी कह रही है कि हमारे अगेंस्ट हुआ है, क्योंकि हाफिज नईमुर रहमान साहब बड़े तगड़े होकर निकले बीच में। मैंने ये देखें पिछले चंद सालों में कराची में 2 शख्सियात जो है ना, एक तो नेमतुल्लाह खान एडवोकेट, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने कराची में खूब काम किया, हालांकि इतना ज्यादा, और वो अक्रॉस द बोर्ड उनकी तारीफ हुई। और उस जमाने में तो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन खुद, यानी आप सोचे मुशर्रफ साहब का दौर, एमकेएम उनकी इत्तेहादी, और ये पोस्ट 9/11, और नेमतुल्लाह खान कराची से आते हैं और नेमतुल्लाह खान साहब को बानी एमकेएम भी तारीफ कर रहे हैं, यानी मजबूर हैं, यानी तमाम लोग उनकी खिदमात को की तारीफ करने पे मजबूर हैं, मुशर्रफ साहब भी।
क्योंकि वो अपनी इतनी एज के बावजूद उन्होंने खिदमत की। अच्छा, इसी तरह से मैं हाफिज नईमुर रहमान साहब को बिल्कुल भी नहीं मिला रहा नेमतुल्लाह खान साहब से, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब भी एक पूरी पावर से उठे तो है ना। अभी ये नहीं कि मेयर बने वो या, लेकिन उन्होंने आवाज तो उठाई ना कराची, भरपूर आवाज उठाई है। अब कितना वोट बैंक है, लेकिन एक पावरफुल पर्सनैलिटी कराची से निकल के सामने आई है जो एक अलग से बात करती है, स्ट्रेट बात करती है। तो बात यह है कि अब वो मतलब अब उसमें अगर ये बाइकआउट करते हैं और इलेक्शन हो जाता है तो उसमें पीपल्स पार्टी जीतती है, पीटीआई जीतती है, या जमात इस्लामी जीतती है, या पीटीआई और जमात इस्लामी नहीं। देखिए ना, अभी तो यानी ये बाइकआउट का फैसला पता नहीं एमकेएम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एमकेएम ये बात जानती है कि नेमतुल्लाह खान भी तब जीते थे जब बाइकआउट कर गई थी एमकेएम। तो मेयर दूसरा आ गया और बाइकआउट ये कर गए और वो अच्छा काम करने लग गया, तो फिर क्या होगा, कैसे। तो ये अभी अगले 1 या 2 दिन में 2 या 3 दिन में कराची भी कशीदा है। जो हमने कशीदगी देखी पंजाब में और मरकज में भी, मरकज में दबाव आ रहा है शहबाज शरीफ साहब पे कि आप इलेक्शंस पे जाएं, और यहां पर पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने रोक के रखा हुआ था कि मैं आपको वोट पूरे करके दूंगा पंजाब से। लेकिन यह कि मैं इस बात पे हैरान हूं, और यहां पर अब देखें लोगों का शऊर भी तो है ना। ये सियासत के अंदर मैं समझता हूं बड़ा खूबसूरत मोड़ है। किसी की फतह और किसी की शिकस्त को छोड़ दें आप, लोगों ने लोटों पे लानत भेज दी है, लोग पसंद नहीं करते। हां, अगर कोई इख्तलाफ हुआ है इस बुनियाद पे कि प्रॉपर इख्तलाफ हुआ है, किसी असूल की बुनियाद पे इख्तलाफ हुआ है, असूल की बुनियाद पे आपने छोड़ी है कोई पार्टी, स्टैंड लिया और लोगों को समझ में आ गई बात, लोग उसको उस किस्म के इख्तलाफ को पसंद करते हैं। ठीक है, चाहे वो एतजाज अहसन साहब का इख्तलाफ हो पीपल्स पार्टी में, कभी कभी इख्तलाफी नोट आ जाता है ना, रजा रब्बानी साहब का पसंद करते हैं लोग, कहते हैं यार देखो उन शख्सियत की ज्यादा कदर होती है, पीपल्स पार्टी में भी उनकी कदर है। ठीक है, और इसी तरह से आप देखें अभी मुस्तफा नवाज खोखर साहब, मैं छोड़ता हूं, लेकिन इधर से उधर छलांग मारी है ना लोगों ने, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, उसको बिल्कुल, मुझे उसने कहा था, मुझे फलाने ने कॉल किया था, मुझे उस ताकतवर शख्स, भाई आप ये लोगों को जवाब दे, लोगों को खिदमत आपने करनी है, लोगों की आपका अपना कोई सियासी कुछ है ही नहीं है। मतलब एक बस हमारा पैसा है, उधर आएगा, हम उधर से उधर करेंगे, वो पार्टियां करेंगे, और सारी सियासतदानों को नहीं कह रहा, लेकिन एक टोला है ना। बिल्कुल। अच्छा, तो एक तो ये चीज हो गई, दूसरी जो चीज तो ये तो हो गया कि लोगों ने उनको पसंद नहीं किया। ठीक है, और ये भी जो आखिरी वक्त पे होता रहा ना, ये मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम रहे हैं मुल्क के, उनको चाहने वाले भी बहुत हैं पूरी दुनिया में। जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब मुझे बताएं क्या जिद देता है कि आप एमपीएस तोड़ रहे हैं और उसमें नाकाम हो गए, मतलब पीटीआई के एमपीएस तोड़ रहे हैं, क्या पैसे या अगला टिकट हो भाई, वो नहीं टूटे लोग तो। और इमरान खान साहब ने हर एक के दिमाग में बिठा दिया कि देखो ये लोटों के साथ क्या होता है, बिठा के उन्होंने, जब वो कुछ जो इख्तलाफ पे गए थे वो भी कहीं फंस गए बीच में कि यार हमारा तो वाकई इख्तलाफ, तो उन्होंने कहा नहीं भाई दूर रहो, इमरान खान को हाथ ना लगाओ। मतलब ये जो है ना, मतलब इससे जो कुछ भी करो मत लगाओगे तो बहरहाल इशू ये है कि अब यहां से अब मेरे ख्याल से मुज़ाकरात का वक्त आ गया कि अभी बैठे हैं सारी शख्सियात, इससे ज्यादा तो तलखी नहीं हो सकती ना, ये तलखी हो गई, मुल्क का नुकसान हुआ, मईशत आपकी कहां पे जाके खड़ी है, और खित्ते के हालात वाकयात, अब अदम इस्तेकाम बर्दाश्त नहीं होता, आप कर नहीं सकते, ये मुज़ाकरात पे जाएंगे अब, और इनको जाना चाहिए। कोई ना कोई, मैंने वही कहा ना, यहां से असद कैसर साहब हों, उधर से एयाज साहब हों, आरिफ अलवी साहब दरमियान में जबरदस्त एक रोल प्ले हो सकता है, और फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब आ जाएं, ठीक है, उधर से जो है साद रफीक साहब हों, मतलब 1-2 नहीं है, इवन इसहाक डार साहब खुद, इसहाक डार साहब की तवज्जो इसीलिए सियासत में ज्यादा रही, तो उधर तो काम पूरा करते हैं ना, मईशत पे गड़बड़ हो गई सारी, उधर वो बात आगे करके आरिफ अलवी साहब को दरमियान में डाल के चीजों को, मसाइल को आगे इलेक्शंस की तरफ लेके जाएंगे, नहीं चल रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त पीटीआई एक कामयाब पोजीशन में, और खान साहब जो हैं उनको काफी कॉन्फिडेंट है कि इस कामयाबी के बाद, क्या आप समझते हैं कि खान साहब मुज़ाकरात के लिए इनके साथ मेज पे आके बैठेंगे? नहीं, इनके साथ क्यों बैठेंगे खान साहब, मतलब एक ही मेज होगी ना, उस पर सब बैठेंगे आगे, मतलब खान साहब उनकी मेज थोड़ी होगी, मतलब अभी तो खान साहब अपनी उस पे है ना, वो कहेंगे मेरी मेज है भी, आ जाओ। देखें ना मेरे खान साहब ने वो इतनी सारी पार्टियों को, और प्लस देखें वो, मतलब लोगों को पैसा ऑफर हो और लोग इस वक्त उनको पता भी हो कि यानी इमरान खान साहब के बारे में एक तासुर इस वक्त है ना, मैं तासुर पे इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के, एक तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका बड़ा कोई शदीद झगड़ा है जी।
और वो है भी, और खान साहब भी बात करते हैं, और उधर से भी खान साहब का कोई राब्ता नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल हुई हुई है। लेकिन मसला ये है कि वो एंटी इमरान खान वाला जो था ना, कि एंटी इमरान खान, उसके अब इमरान खान साहब समझते हैं कि वो एंटी इमरान खान मामला चल रहा है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट हटाएगी तो गवर्नमेंट गिर तो जाएगी। डॉक्टर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये भी तो कहा गया कि वो न्यूट्रल हैं, तो क्या आप समझते दो हैं कि वाकई इस्टेब्लिशमेंट है ना, पुरानी और नई को आप पुरानी और हाँ, नई, पहले तो एक लकीर इसमें खींच लेना, नई और पुरानी इस्टेब्लिशमेंट। पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बहुत सी बातें हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं कहना चाह रहा। नई इस्टेब्लिशमेंट जो अभी जो चेंज हुआ है उसके बाद मेरा ख्याल है कि यानी मुझे नहीं पता कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, ये मौजूदा सेटअप के साथ भी मुझे उनकी नहीं समझ में आ रही। उसकी वजह उसकी वजह ये तो एक्सटेंशन देना चाह रहे थे ना। हाँ, ये तो बाजवा साहब को देना चाह रहे थे ना, शहबाज शरीफ साहब भी देना चाह रहे थे, जरदारी ये सब देना चाह रहे थे, तभी तो आए थे। तभी तो आए थे कि हम आपको एक्सटेंशन दे देते हैं, वरना नवंबर में कोई दूसरी शख्सियत आ जाएगी। हाँ हाँ, मतलब देखिए ना, उन्होंने कहा, हमें तो पता हुआ, वरुण दस्तगीर साहब नहीं कह गए थे, हमें बताया गया कि कोई दूसरी शख्सियत आ गई, हम आ गए। तो बाजवा साहब क्या मार्च में इसलिए इनको लाए थे कि दिसंबर में खुद चले जाएं? ऐसा तो नहीं था। तो मसला ये है कि मतलब ऐसे थोड़ी कि इनको लाके मैं खुदाफिज हो जाऊंगा। तो मसला ये हुआ है सारा कि वो अब एक अजीब सी, तो अब ये यहां पे वो वक्त आता है कि जब सियासतदानों को खुद अवाम पे भरोसा करना चाहिए, खुद भरोसा करना है। और ये देखें, ये इस्टेब्लिशमेंट भी हटी है ना पीछे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता हटी है, लेकिन तो मुकम्मल तौर पे आप देखें कि वो यानी अवाम, ये अवाम की सपोर्ट की वजह से, देखिए उनका इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, फौज का रोल है, अदालत का रोल, लेकिन पब्लिक को तो सर्व करेंगे लोग ना। मेयर सर्व करेगा, नाजिम सर्व करेगा, काउंसलर सर्व करेगा, एमपी सर्व करेगा, एमएनए सर्व करेगा। अब आप उनको सेनेटर करेंगे, अब आप उनको छोड़ के उनको परवाही ना करें उनकी, और सिर्फ एक तरफ आपका ध्यान लग जाए पैसा कैसे बनाना है। सारी सियासतदानों की बात नहीं हो रही। और इस्टेब्लिशमेंट में से कौन से लोग जोड़ने हैं, कौन से बड़े बड़े वकील करने हैं, अदालतों पे कैसे आपने इधर उधर मैनिपुलेशन करनी, ये होता रहा है ना। ये बेड़ागरा कैसे हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट में से कैसे आपने लाइनें डालनी है, तो ये अवाम पे भरोसा करें सारे लोग। अवाम का शऊर देखें ना, ठीक है डॉक्टर साहब, पीक पे पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अवाम का शऊर। जी, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब का दौरा है यूएई और ख़ित्ते में जिन हालात और मामलात में हमारी मईशत पाकिस्तान के जिस तरह से इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है, क्या समझते हैं कि क्या इन दौरों से वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान को माशी तौर पर कोई फ़ायदा पहुँचा सकेंगे? नहीं फ़ायदा हुआ। ये बदकिस्मती के साथ IMF के साथ भी कोई अभी तक बातचीत आगे नहीं बढ़ी, और हमें जल्द ही करनी होगी, वरना बहुत, अभी देखें आज इस वक्त हम बात कर रहे हैं कराची में ताजिरों, मुख्तलिफ ताजिर तंजीमें, उसमें टिम्बर एसोसिएशन भी है, उसमें सिटी ताजिर इत्तेहाद भी, बाकी सारे लोगों ने वो मुजाहिरों में बैठे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी 500 रुपये तक दाल पहुंच सकती है रमज़ान में, और ये अगर आपने पेमेंट्स नहीं की कंटेनर्स को, और ये आपने, और उन्होंने कहा हम दालें मंगवाना रोक रहे हैं। तो एक मुल्क के अंदर एक सिक्योरिटी क्राइसिस के साथ साथ फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी का एक है एंगल कि ये सिक्योरिटी, ये पूरी दुनिया में आपके जो इस वक्त ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी और ये सारी, उसमें फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट। गंदम ये कैसे निकली है वहां से ब्लैक सी, तो पूरा कहत पड़ जाता जी। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहूँ, फिर मैं एक बात कह के और मैं वापस आता हूँ, क्योंकि कुछ वाकयात ऐसे हैं जो बराह रास्त हमें मुतासर कर रहे हैं और तेजी के साथ हो रहे हैं। एक पॉलिटिकल लीडर हैं, मालदीव हमारा पड़ोसी मुल्क, ये पड़ोस में इंतहाई खूबसूरत जज़ायर बहर हिंद में मालदीव के। तो मालदीव के अंदर वहाँ पर आज ये हुआ है कि उनके जो साबिक सदर हैं मालदीव के, उनको सज़ा सुना दी गई है। अच्छा, और उनको जो सज़ा सुनाई गई है मालदीव के सदर को, वो उनको सज़ा सुनाई गई है उस वक्त जबकि इस साल मालदीव में इलेक्शंस भी होने हैं। ठीक। अच्छा, मालदीव में इलेक्शंस भी होने हैं और मालदीव के इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मालदीव के इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं कि नेपाल के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ है वो कहीं मालदीव के इलेक्शंस में ना हो जाए। ठीक है, ठीक। और मालदीव के अंदर भी जो हुकूमत है, वहाँ की हुकूमत, वो हुकूमत क्योंकि मालदीव जो है वो जाहिर है कि इंडिया के, श्रीलंका के साथ पे नीचे, अब देखें ना इस तरह से इंडिया के, और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंट है,
चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर हुकूमत जो है वो इंडिया चाहता है कि हमारी मर्जी की रहे, ठीक है। और उसकी वजह से ये हुआ कि वहां पे अब्दुल्ला यामीन जो उनके सदर रहे 2013 तक गालिबन, तो उनको जो है वो आज सजा सुना दी गई, अच्छा। ठीक है, जेल भेज दिया गया, जबकि वो इस साल उन्होंने इलेक्शन लड़ना था। किस जुर्म में डॉक्टर? उन करप्शन के इल्जाम और बाकी। ठीक। लेकिन इशू ये है कि ये जो हैं अब्दुल्ला यामीन जो हैं, ये वहां पर इंडिया का जो असर व रसूख है मालदीव में, उसके खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे। इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे पिछले कई सालों से, और इनका झुकाव चीन की तरफ था। ठीक। तो इनके आज जब इनको सजा सुनाई गई तो उस सजा के नतीजे में यह हुआ कि वहां पे बड़ी शदीद मुजाहिमत है, क्योंकि ये साबिक सदर हैं, और साबिक सदर हैं वहां के मालदीव के, और इनकी जगह जो दूसरे सदर आए हैं इब्राहिम सालेह, तो वो उनकी पॉलिसी है इंडिया फर्स्ट। उन्होंने पॉलिसी का नाम इंडिया फर्स्ट रखा है, इन्होंने रखा है इंडिया आउट। यानी जो इलेक्शन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है, इंडिया आउट इंडिया फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अब आप देखें कि ये मैं आपको यहां पे पहली तारीख का द हिंदू न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं, 9th स्लाइड। अब्दुल्ला यामीन एन एंटी इंडिया हार्ड लाइनर, यानी ये हार्ड लाइनर इंडिया के खिलाफ बात करने वाले, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैं आपको ये बता रहा हूं कि फ्रंट लाइन मैगजीन जो है वो कह रहा है नंबर 3 कि कन्विक्शन ऑफ अब्दुल्ला यामीन मीन्स मोर टेंशन फॉर मालदीव्स। और फिर उसके बाद डिप्लोमेट ये पिछले साल कह रहा है डिक्री बैनिंग इंडिया आउट कैंपेन इन मालदीव्स फ्यूल्स प्रोटेस्ट। जब वहां के जो मौजूदा सदर ने ये इंडिया आउट कैंपेन को पाबंदी लगाई प्रेसिडेंट सोले ने, क्योंकि ये अब्दुल्ला यामीन चला रहे थे, तो उसके बाद और हंगामे फूट पड़े। और आखिर में ये अच्छा एनडीटीवी जो है उनको मैं कोट कर रहा हूं, ये पिछले साल इंडिया आउट कैंपेन इन मालदीव वाज बेस्ड ऑन मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा। ये कहना पड़ा इंडिया को कि जी ये जो है ये वो साहब चला रहे हैं जिनका नाम अब्दुल्ला यामीन है, और अब्दुल्ला यामीन जो है वो इंडिया के खिलाफ हैं और चाइना के फेवर में हैं, और ये हैं और हमारे खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं, और वहां पर थ्रेट्स आ गई उनके हाई कमीशन को। अच्छा, और फिर उसके बाद ये एबीपी लाइव को मैं कोट कर रहा हूं 12 दिसंबर, नेबरहुड वॉच इंडिया चाइना कंपटीशन हीट्स अप इन मालदीव्स अहेड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अच्छा, और अब इसमें साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट 29 तारीख का कह रहा है कि मालदीव के लीडर यामीन को अगर जेल भेजा गया तो कुड फैन फ्लेम्स ऑफ हिज इंडिया आउट कैंपेन। अच्छा, अब ये तो हो गया इश्यू सारा। तो यहां पर अब ये बड़ा एक सिचुएशन अजीब सी बन रही है। देखें नेपाल, ठीक है, नेपाल के इलेक्शंस हुए, दोनों कम्युनिस्ट पार्टीज जो कि प्रो चाइना है वो आ गई। ये म्यांमार के अंदर स्ट्राइक हुई, इंडिया के अंदर, और आज उन्होंने वहाँ पे जो है उसकी तरदीद की है, और उसको बताना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम उसको बता दें तो बेहतर है। कि वो ये कह रहे हैं कि इंडिया टुडे ने कहा है कि म्यांमार जनता ड्रॉप, जो 20 स्लाइड है, म्यांमार जनता ड्रॉप बॉम्ब्स ऑन इंडियन साइड ऑफ बॉर्डर, क्लेम्स यूके मीडिया, इंडिया डिनाइज। अच्छा, और उसमें जो इंडियन एक्सप्रेस ही फिर कह रहा है कि म्यांमार एयर स्ट्राइक टारगेट रेबल कैंप नियर बॉर्डर, पैनिक इन मिजोरम विलेज। ठीक है, अब यह कि वो उधर म्यांमार में इश्यू चल रहा है, म्यांमार की गड़बड़ बांग्लादेश तक जा रही है। बांग्लादेश में कोई 15 साल से हसीना वाजिद बैठी हैं, और उसके नतीजे में वहां एक नई घुटन जन्म ले रही है। ठीक, वह हसीना वाजिद स्टेबल नहीं है, बांग्लादेश स्टेबल नहीं है पॉलिटिकली, और वो एक अकलौती हुकूमत रह गई है जो कि प्रो इंडिया है या प्रो मोदी साहब है। लेकिन वहां पर वो इशू खराब हो रहे हैं, क्योंकि म्यांमार के हालात से बांग्लादेश पे पहले भी डिस्टेबलाइज था और हो गया। और उसके बाद अगर ये निकल गया, ये देखिए मालदीव के अंदर ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, कि वहां पर लोग मजीद यानी अब आखिर में ये हुआ कि उन्होंने पकड़ के जी ये एंटी इंडिया था बंदा, तो जेल में डाल दिया उठा के, बेचैनी और फैल गई है। ये अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कि दो, अगर आप देखें ना ये इंडियन ओशन को, तो यहां पर आपको नजर आएगा मालदीव, और आपको फिर उसके बाद नजर आएगा मॉरिशियस, दो जजायर नजर आएंगे। ठीक है, और ये दो जजायर नजर आएंगे, और इन दोनों जजायर, ये दो जजायर जो हैं उनके साथ जो है वो फिर आपको एक इनकी जगह आपको नजर आएगी, बिल्कुल साथ साथ हैं। अगर हम इसको बड़ा कर दें मैप को, तो मॉरिशियस, और ये हो गया मॉरिशियस, ये देखिए श्रीलंका के नीचे, सॉरी श्रीलंका के नीचे मालदीव नजर आ रहा है, और फिर उसके बाद ये नीचे और थोड़ा सा मॉरिशियस नजर आ रहा है। इनके दरमियान में
ये चागोस जजायर हैं। अच्छा। ये चागोस जजायर जो हैं, इनकी क्या अहमियत है? ये दोनों के दोनों फड्डा बने हुए हैं। इन पे जो है ना, तारीखी तौर पे ये चागोस जजायर पे मालदीव का दावा रहा है हमेशा। अच्छा, मालदीव का। लेकिन ये चागोस जजायर जो हैं, ये बरतानिया का एक मुआहदा हुआ था जिसमें इंडिपेंडेंट ओशन टेरिटरीज या उनकी जो भी 1965 में, तो यहाँ पे लोग नहीं रहते, लेकिन ये उनकी टेरिटरीज हैं और ये अलग से ब्रिटेन का एक मुआहदा है कि यहाँ पर ब्रिटेन के ये अंडर में आते हैं जजायर, लेकिन यहाँ पर, लेकिन इसमें एक जजीरा ऐसा है जो डेगो गार्सिया है। अच्छा। और डेगो गार्सिया वो जजीरा है जहाँ पे बरतानिया और अमेरिका का फौजी अड्डा है। ठीक। अच्छा, वो बड़ा अहम है क्योंकि वही अड्डा है जहाँ से ये है चागोस आइलैंड में। अच्छा, चागोस आइलैंड जो है ये, इस पे मालदीव का भी कहना है कि हमारे जजायर हैं और मॉरिशस का कहना है हमारे जजायर हैं, लेकिन दोनों के दरमियान कभी झगड़ा होता है, कभी पोजीशन चेंज होती है। मालदीव के जो जिस बंदे को अरेस्ट किया है, वो बंदा कहता है कि ये हमारा है, लेकिन जो मौजूदा क़यादत है उन्होंने मॉरिशस के साथ मुआहदा कर लिया कि नहीं, ये आपका है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहां पर वो अड्डा है जो कि अफगानिस्तान पे बॉम्बिंग के लिए यूज होता है, जो पहली खलीजी जंग में यहां से फ्लाई करते रहे बॉम्बर्स, और यहां से जो इराक वॉर है इवन, उसका भी जो पहला हिस्सा था, तो वो डेगो गार्सिया। तो ये बड़ा इंडियन ओशन में। अब देखिए ना, ये वो यहां पर दरमियान में अब जनाब मालदीव और मॉरिशस, और उसके बाद तो ये एक बहुत इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, यानी उसमें ये मालदीव, श्रीलंका, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, वो उसमें ही आता है ना, मॉरिशस, ये सारा का सारा। और फिर उसके बाद वो ईस्ट अफ्रीका के से आप थोड़ा सा इधर ले लें तो सेचेल्स आइलैंड्स भी हैं। 12 इशू ये सारा कि अब वहां पर बेचैनी पैदा हो गई है, और वहां पर अगर वहां पर सूरत हाल डिस्टेबलाइज हो गई, या वहां पर कोई ऐसा सेट, देखें श्रीलंका में तो आ गए ना, हम बतौता पोर्ट में आके वो शिप्स आ गए उनके, चाइना के। अब मसला है कि मालदीव के अंदर क्या ये तरीका था हैंडल करने का कि आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को उठा के जेल में डाल दें, उसके हंगामे और बढ़ गए। अच्छा, जो स्पीकर है पार्लियामेंट का, वो भी उनके साथ है, यानी मोहम्मद नशीद जो हैं, जो स्पीकर हैं मालदीव के पार्लियामेंट के, वो भी अब्दुल्ला यामीन के साथ हैं। सही। तो एक ऐसी सूरत हाल है कि वो जो मैं कहता हूं ना, इंडिया को यानी कंटेनमेंट कैसे हो रही है। एक तो होती है लोग, छोटी गवर्नमेंट्स हैं, चोट आ रही है जा रही, इलेक्शन नहीं, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है उसमें ये मतलब इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिनों में कि इंडिया कैसे अपने तमाम नेबर्स को जो कि उसके हाथ से निकल रहे हैं और कंटेन हो रहे हैं, तो उससे कैसे ताल्लुकात को ये दोबारा 2023 इंपॉर्टेंट है। लेकिन G20 का इजलास होना है, और आपको पता है G20 का भी होना है, एससीओ का भी होना है। अच्छा। चाइना इंडिया में होना है, जो इजलास एससीओ का इस साल का है 2023 का, G20 का भी होना है और एससीओ का भी होना है, जिसका पाकिस्तान भी रुकन है। अच्छा। और G20 में तो चाइना भी है और एससीओ में भी चाइना है। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके बात उससे पहले ही फॉरेन पॉलिसी की कोई एक रीजन की कोई शक्ल बनेगी, तो फिर एससीओ के इजलास की कोई तो बनती है ना। G20 तो चलिए ठीक है जी। ठीक है डॉक्टर साहब, नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बानी एमक्यूएम की वापसी के क्या इम्कानात पैदा हो रहे हैं या मौजूद नहीं हैं? कोई नहीं, दूर दूर तक ये मेरा ख्याल है सब तमाम अफवाहें हैं। फिलहाल तो बानी एमक्यूएम की तो बात छोड़ें, नवाज शरीफ साहब की वापसी फिलहाल नहीं हो रही सर। और मरीम नवाज साहबा को आना चाहिए। हमजा शहबाज साहब भी वापस नहीं, हमजा शहबाज को भी उनको तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब की मैंने बात की। नवाज शरीफ साहब की वापसी तो मुझे नहीं पता कि क्या कानूनी मामला थे, लेकिन मरीम नवाज साहबा को वापस आना चाहिए। शायद ऐलान भी हो गया। उसकी वजह यह है कि यहाँ संभाली नहीं जा रही पार्टी संभाली नहीं जा रही। और शहबाज, मेरा अपना ख्याल ये था, मैं फिर वही बात कि शायद शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, तो उसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से कहेंगे कि भाई अब नहीं संभल रही मीशत वगैरह, और इसको संभालो मामलात को और जाके रिजॉल्व करो। लेकिन मसला ये हुआ कि वो जो आके वो जो तकरीर हुई, तो उसमें फिर वही उन्होंने कहा होगा, ये अब पता नहीं खुद आइडिया था कि 10 अरब का ऐलान कर दो और उसके बाद ये लोग खुश हो जाएं और उसके बाद आप निकल जाओ, तो वो नई बात बनी। अच्छा, तो वो तो कर जाए। तो इशू ये है कि अब उसमें, लेकिन
मरीम नवाज साहबा को आना चाहिए। मतलब उसकी वजह यह है कि तो सारा फिर इमरान खान तो यानी इन्होंने खुद एक्चुअली जो है, मुझे पता है ये कहते थे कि वन पार्टी रूल आ रहा है पाकिस्तान में, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने खुद बना दिया वन पार्टी रूल, इमरान खान को दे दिया प्लेट में रखे कि आप रूल करें पूरा मुल्क, और नहीं, और बगैर लड़े मतलब कुछ भी नहीं किया इन्होंने, सब गालियां वालियां देने के। और वो बजाय इसके कि वो पब्लिक में जाके लोगों में जाएं, उनके मसाइल देखें, आटे की कीमत कितनी है, ये क्या, वो सब लगे हुए हमारे अलावा क्या ऑप्शन है, क्यों क्या क्यों क्यों भाई आप पॉलिटिकल लोग हैं सारे, आप लोगों में जाएं। ये गलती इमरान खान से भी हुई थी। इमरान खान भी इक़्तिदार में थे तो उन्होंने कहा मैंने सारा एस्टेब्लिशमेंट छोड़ दिया। अच्छा, इन्होंने कह रहे हमने भी छोड़ दिए, हमारे अलावा क्या ऑप्शन है, वो कहते हैं हमारे अलावा क्या। आखिर में इमरान खान साहब ने पलटा दिया सबको, ठीक है, दो भी पटरा मार के। अब यह है कि वो समरी आ रही है नहीं आ रही है, तो अल्लाह ताला साहब कह रहे हैं ये होगा वो होगा, लेकिन अदम इस्तेकाम रहेगा। ये बैठे जो भी महीना इलेक्शन का इन्होंने मई में करवाना है, अप्रैल में करवाना है, इन जो भी ये उसको अगस्त में जो भी करवाना है, क्या बजट देंगे इन हालात में? क्या इन हालात में मुझे बताएं कि बजट बनेगा, बजट बन सकता है इन हालात में? डॉक्टर साहब क्या आप समझते हैं? मुझे नहीं पता किस तरह क्या स्टेट। देखिए मेरा अपना ख्याल ये था कि शायद मतलब इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था मईशत का ये हाल है, हमें तो पता था, ये तो चीखने लोग सारे। मुत्तहिदा हुकूमत या ये जो मौजूदा सेटअप है, क्या इसका वजूद में आना और बनना, क्या आप समझते हैं कि एक अक्लमंदी का काम था इन मुत्तहिद जो जमातें इनकी जानिब से, या फिर इससे खान साहब को ज्यादा फायदा हुआ आप समझते हैं? क्योंकि वो कई बार ये बात फैसला किसका था अब ये तो मैं इस पे क्या अर्ज करूं, मतलब जिनका भी फैसला था वो तो हमेशा ठीक ही होते हैं। हाँ। लेकिन मसला ये मेरा ख्याल जाती मतलब है कि इनको खुद भी सोचना चाहिए था ना जी। अच्छा, उस वक्त कहा गया था इनको, मैं करेक्शन करूं, इनको कहा गया था इलेक्शन में चले जाएं, तब कहा गया था बाजवा साहब ने कहा था इलेक्शन में चले जाएं। ये जितनी बात इन्होंने आखिर वक्त में कहा था नहीं हम तो रहेंगे। नवाज साहिब जो कहती रही, नवाज शरीफ साहब ने कहा था, नहीं नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि हम इलेक्शन में चले जाएं। मरीम नवाज साहिब भी ये चाहती थी, लेकिन जरदारी साहब ने कहा मैं बनाता हूं इसको, तुम ये वजीर, तुम ये वजीर, तुम ये वजीर, तुम स्पीकर, ये तुम सारे आप ये संभाले मईशत, हाँ, और यहाँ घूमते रहे, और ये 27 मील किलोमीटर जो भी है सर। अब वो जियो फेंसिंग का बयान दे दिया, वो पंजाब वाले कह रहे हैं कि मरकजी वफाकी अदारों ने कैसे की जियो फेंसिंग फलाना दिमाग में, तो ये इससे ये बस बैठे उम्मीद करते हैं कि ये बैठेंगे, कराची में गड़बड़ नहीं होगी, खुदा का वास्ता, कराची, हैदराबाद, सिंध में, बाकी इलाकों में मामला खराब ना हो, पीपल्स पार्टी की क्यादत वहां बैठे, अवाम तफहीम से। ये कल जो बंदबजगी हुई है ना रात को, मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकारी, बैठे आगे कैसे मूव करना है, आगे की बात करें। और वही बात है कि इस वक्त सिक्योरिटी, रीजनल सिचुएशन और मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम, मईशत घंटे वो सड़कों पे बैठ गए। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नालारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी। डॉक्टर साहब अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दो नवा के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।